बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ जुगन काजिम और एक और पॉजिटिव, हंसती, मुस्कुराती एंड होपफुली प्रोडक्टिव मॉर्निंग के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम होपफुली आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आप इसे एंजॉय भी करेंगे। लेकिन आज के शो को शुरू करना चाहती हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करके कि रब ताला ने हम में से जो भी अल्लाह ताला ने जिसको पांचों हिस्सों से नवाजा, यानी कि 5 सेंसेस से नवाजा, वो लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। क्योंकि व्यूअर्स, ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो सुन नहीं पाते, जो देख नहीं पाते। और अगर हम 5 सेंसेस की बात करें या 5 समातों की बातें करें तो देखने की समात यानी कि हमारी जो विज़न है, हमारी साइट है। फिर सुनने की समात यानी कि यू कैन हेयर। उसके बाद सूंघने की समात यानी कि द सेंस ऑफ स्मेल। उसके साथ चखने की समात, टेस्ट का स्मेल। एंड सेंस ऑफ टच यानी कि छूने की समात। ये पांचों सेंसेस जो हैं ये हमें लोग मतलब जो एक सेड बात है कि मुकम्मल इंसान बनाते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जिनके हाथों में सेंसेशन नहीं होती, यानी कि जब वो किसी चीज़ को छूते भी हैं या उनकी स्किन को भी कोई हाथ लगाता है तो उनको कुछ महसूस ही नहीं होता। वो लोग भी हैं जिनकी सेंस ऑफ स्मेल ही नहीं होती। तो अगर घर में कोई बहुत ही लजीज डिश पक रही है या कोई बुरी स्मेल है तो फ़ायदा तो ये होता है कि बुरी स्मेल नहीं है, आप सूंघ सकते। लेकिन वो जो खाने से पहले एक बहुत ही लजीज सी खुशबू आती है, या कोई बहुत अच्छा परफ्यूम हम सूंघें, या किसी बाग में जाएं और फूलों की वो जो एक महक होती है, या जब बारिश पड़ने वाली होती है और उससे पहले जो मिट्टी की खुशबू होती है, वो चीज़ें ऐसा इंसान नहीं सूंघ पाता। और स्पेशली जो इंसान देख नहीं सकता या सुन नहीं पाता या बोल नहीं पाता, वो ऑब्वियसली दुनिया में, ज़िंदगी में मसाइल का सामना करता है। सो अल्लाह का बहुत करम है उन सब लोगों पे जिनको अल्लाह ताला ने मुकम्मल इंसान बनाया। वैसे तो हर इंसान परफेक्ट है, लेकिन व्यूअर्स, कुछ ऐसी चीज़ें और कुछ ऐसी बद एहतियातियाँ या बेएहतियातियाँ हम करते हैं जिसकी वजह से हम अपने सेंसेस को लूज़ कर जाते हैं या ख़ुद ही अपने ऊपर जो है वो जुल्म करते हैं। जैसे कि आँखों में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, विज़न में कोई प्रॉब्लम आ रही है, राइट टाइम पे चेकअप ना कराना, कोई विटामिन की डिफिशिएंसी है जिसकी वजह से हमारी कोई ना कोई सेंस जो है इफ़ेक्ट हो रही है, उसको इग्नोर करना, राइट टाइम पे डॉक्टर पे ना जाना और फिर अपना इलाज ना कराना। अब जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मोतिया है, सफ़ेद मोतिया स्पेशली, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर आपकी आंखों में मोतिया उतर आया, आप उसका राइट टाइम पे इलाज करा लें तो आपकी आई साइट, आपकी विज़न भी इफ़ेक्ट नहीं होती। आप तो अगर आई साइट भी ख़राब हो तो सिंपल सी लेज़र सर्जरी के थ्रू विद इन फ्यू मिनट्स आपकी आंखें जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाती हैं। हफ्ता 10 दिन आपने आंखों को 2 हफ्ते रेस्ट देना होता है और आपकी विज़न बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। तो व्यूअर्स, अल्लाह का बहुत करम है, लेकिन हमें अल्लाह की दी हुई नेमतें जो हैं, जिनमें हमारे 5 सेंसेस इंक्लूडेड हैं, वैसे तो हम चल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, मतलब किसी भी चीज़ को देखें तो अल्लाह का बड़ा करम है। ऐसे लोग भी हैं जो पैरों से चल नहीं सकते, जो खुद सांस नहीं ले सकते, जो वेंटिलेटर्स पे हैं। तो रब का करम है, लेकिन उस ब्लेसिंग का ख्याल रखना हमारा काम है। ह्यूमन बॉडी जहाँ पे बहुत ही एक रिजिलियंट यानी कि एक फ़ोर्स वाली चीज़ है, इतनी आसानी से कुछ होता नहीं है, लेकिन जब कुछ हो जाता है तो अल्लाह का उतना ही करम है कि उस ज़्यादातर बीमारियों के अल्लाह का बहुत शुक्र है कि इलाज हमें मिल जाते हैं। सो आज एक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करना चाहती थी और अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहती थी कि अल्लाह मियाँ ने हमें ये सारी सेंसेस दी। कोविड में बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट चला गया। मुझे भी जब कोविड 3rd टाइम हुआ तो मुझे किसी चीज़ का टेस्ट ही नहीं आ रहा था, मुझे किसी चीज़ की स्मेल ही नहीं आ रही थी। आप मुझे कच्ची गोभी खिला दें, आप मुझे कच्चे करेले खिला दें, या आप मुझे निहारी जो मेरी फेवरेट डिश है खिला दें, मुझे किसी चीज़ की ना स्मेल आ रही थी ना टेस्ट आ रहा था। और उस वक्त एहसास हुआ कि जिन लोगों की सेंस ऑफ टेस्ट या स्मेल नहीं होती वो कितना ज़्यादा एक तरह से सफ़र करते हैं, या उनको एहसास ही नहीं होता कि ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। सो व्यूअर्स, अगर खुदा न खास्ता कभी कोई बीमारी या कोई इशू या आपको कोई चीज़ महसूस हो रही है जो नॉर्मल से हट के है, तो प्लीज़ राइट टाइम पे अपना इलाज कराएं। और उसके साथ साथ बच्चों का रेगुलर चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो हर वक्त कहते हैं उनके सर में दर्द हो रही है, या उनसे एक तो सर के दर्द का इशू होता है, या फिर वो ये कहते हैं कि जी हमें सही सुनाई नहीं देता, या वटेवर। माँ बाप चेक नहीं कराते ये सोच के कि बच्चे शायद स्कूल नहीं जाना चाह रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं। बाद में पता चलता है कि आंखों की प्रॉब्लम थी, आई साइट की प्रॉब्लम थी,
या सुनने का कोई प्रॉब्लम था। ऐसे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल या तो क्लास के फ्रंट पे जाके बैठ जाते हैं ताकि एटलीस्ट उनको देखने में कम प्रॉब्लम हो, या फिर बिल्कुल बैक बेंचर्स बन जाते हैं क्योंकि उनको हर वक्त डांट पिट रही होती है कि क्या मतलब, तुम्हें समझ नहीं आ रही कि हम क्या कह रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, बच्चों की जिम्मेदारी तो अल्टीमेटली हमारे हाथ में ही होती है, राइट। टीचर्स वगैरह ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन उनके पास और 20-25 बच्चे होते हैं अपनी क्लास में। कुछ ऐसी क्लासेस भी होती हैं जहाँ 40-40 बच्चे बैठे हुए होते हैं, तो वहाँ पे हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन देना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो स्पेशली यंगर ईयर्स में और स्पेशली जब बच्चा पैदा होता है और पहले जो 1-2 साल होते हैं उसमें माइलस्टोन्स होते हैं जिनको डॉक्टर कहते हैं कि क्या आपका बच्चा अपने माइलस्टोन्स को रीच कर रहा है। यानी कि जब आप चुटकी बजाते हैं तो क्या बच्चा उस तरफ मुड़ के देखता है या सुनता है। अगर आप अपने हाथ को हिलाते हैं तो बच्चा क्या उसको फॉलो करता है। ये चीज़ें बड़ी बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। खैर, ये बातें तो हम करते रहेंगे। अगर आप भी हमारे साथ कोई बात शेयर करना चाहते हैं या स्पेशली आई साइट या विजन से रिलेटेड कोई बात करना चाहते हैं तो ब्रेक के बाद हम इसी पे डिस्कशन करेंगे। 042992000648 हमारा फ़ोन नंबर है, आप कॉल करें, हमारे शो का हिस्सा बने, हमें बहुत अच्छा लगेगा। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। अब किचन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ शेफ़ माहम तनवीर हमारा इंतज़ार कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। माहम, सोचो अल्लाह ना करे लेकिन एज ए शेफ़ अगर आप टेस्ट ना कर सकें या आप सूंघ ना सकें या देख ना सकें या सुन ना सकें, क्योंकि अक्सर हमें कोई चीज़ जो है उसकी आवाज़ आ जाती है पकने में, तो सुनना भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, राइट। सो मुझे बताएं कि हम अपनी इन जो नेमतें हैं, ये 5 सेंसेस जो हैं, इनको हम अप्रिशिएट क्यों नहीं करते हैं? बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, इतने कलर्स के साथ, हम तो उठते बैठते शुक्र अदा करना चाहिए। आज मॉर्निंग में मैं ना अपनी वेजिस कट कर रही थी तो मेरी बिल्ली नीचे आई, वो छुरी गिरने से पहले ही मूव हो गई। मैं कह रही थी जानवरों को भी इतना ज़्यादा अल्लाह ताला ने के सेंसेस अदा किए हैं कि वो भी स्मेल करते हैं, गोश्त की कटिंग करें तो वो भी सूंघते हैं। तो ये और फिर मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ प्रिजर्वेशन कि एक छुरी गिर रही है, उसके गिरने से पहले बिल्ली जो है वो हट गई। हाँ। तो ये देखे ना कि कुल कायनात इतनी खूबसूरत, इतने ज़्यादा लेयर्स और टेयर्स के साथ। अब जानवरों की सेंस, कुछ की सेंस ऑफ स्मेल बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, कुछ की हियरिंग। अब शेर और चीते वगैरह, उनके सुनने की सेंस इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। इसीलिए तो जब ये जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स होते हैं, ये जब इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं या डॉक्यूमेंट पहले गायब हो जाते हैं, तो इसीलिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। बर्ड्स को आप देखें, सो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो चरिंद परिंद इंसान, ये सब जो हैं अल्लाह ताला की बनाई हुई जो एक नेमतें हैं, ब्लेसिंग्स हैं, उनको अगर अप्रिशिएट करें तो क्या ही बात है। आप सोचिए, चिड़िया सुबह सुबह उठ के चहचहाती हैं और रब का शुक्र अदा करती हैं, और हम फॉर ग्रांटेड लेते चले जाते हैं। सिर्फ जब कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं, कहते हैं अल्लाह मियाँ हमारे साथ ये हो गया, ये बहुत बुरा हो गया। कितनी दफ़ा हम लोग रब से जब नमाज पढ़ के दुआ करते हैं तो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें इतनी चीज़ों से नवाजा। हमें भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखना और हमारे बच्चे, फैमिली, माँ बाप सबको हिफ्ज़ अमान। आमीन आमीन। जी बेटा, आज हम बना क्या रहे हैं? आज हम बना रहे हैं कंग पाओ चिकन। वेरी नाइस। और साथ में उसके साथ हम राइस सर्व करेंगे, प्लेन वाइट राइस के साथ हम उसको सर्व कर देंगे। वंडरफुल। जो रेसिपी की तरफ किंग पाओ चिकन के लिए चाहिए हमें ऑयल 3 खाने के चम्मच, प्याज 1 अदद, मुर्गी का गोश्त आधा किलो, सॉस 1 कप, शिमला मिर्च आधा कप, हरा प्याज 1/4 कप, पीनट काजू आधा कप। मैरिनेशन के लिए मुर्गी का गोश्त, बेटा? ये हम नेक्स्ट प्रिपेयर करेंगे, मैं आपको फर्दर बताऊंगी। मैरिनेशन मुर्गी का गोश्त आधा किलो, नमक आधा चाय का चम्मच, चीनी 1 चाय का चम्मच, चिली सॉस, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, दादर मिर्च और लहसुन 1 चाय का चम्मच। सॉस प्रिपेयर करने के लिए सिरका 1 खाने का चम्मच, सुर्ख मिर्च 4 से 6 अदद, शहद 1 खाने का चम्मच, टमाटो प्यूरी 2 खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लोर आधा कप, और यखनी का मुर्गे की यखनी 1 कप चाहिए होगी हमें इसके लिए। हमने मैरिनेट कर लेना चिकन को, स्पाइसेस और जितनी भी हमने सॉस है वो उसको मैरिनेट करके उसको डीप फ्राई कर लेना है। उसके बाद हमने एक बॉल के अंदर गार्लिक को सौटे करना है। उसके बाद हमने वो जो सॉस प्रिपेयर की है वो डाल देनी है। वो थोड़ी सी थिक होगी तो हमने उसमें वेजेस और अपना डीप फ्राई किया हुआ जो चिकन है वो डालकर हमने उसके ऊपर पीनट और जो हमारी रेड चिलीज़ हैं वो
जूलियन कट करके वो डाल देंगे और हम इसको प्लेन वाइट राइस के साथ सर्व करेंगे। फ्राइड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। एग फ्राइड राइस के साथ कर सकते हैं, लेकिन होता ये कि एग फ्राइड राइस का अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। अगर तो कोई आपने लाइट डिश बनाई हुई हो तो उसके साथ आप गार्लिक राइस या एग फ्राइड राइस सर्व कर सकते हैं, लेकिन कांग पाओ चिकन खुद इतने फ्लेवर वाला होता है, उसमें नट्स भी होते हैं, इतनी चीज़ें होती हैं कि वो प्लेन राइस के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है और कैलोरीज भी आपकी अच्छी मैनेज हो जाती है। हमने एक डिसेंट अमाउंट में हर चीज़ ऐड कर दी है, उसमें वेजीज भी हैं, सॉस भी है, चिकन भी है, तो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा फ्लेवर। वंडरफुल, गुड चॉइस। यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आईज़ यानी कि विजन के बारे में बात करेंगे। अगर आपके भी कोई आंखों के मसाइल चल रहे हैं, कोई सवाल है, तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एक बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी जो हर बार इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं साइट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो वाली नज़र नहीं जो आप सोच रहे हैं, मैं बिनाई की बात कर रही हूँ। डॉक्टर अली ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ हैं आज। बाय द वे ये पूरा वीक जो है ये ग्लूकोमा वीक है। ये क्या चीज़ है इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जिसको बुलाया है उनका भी प्रॉपर इंट्रोडक्शन ज़रूरी होता है। तो डॉक्टर अली जो हैं वो आई स्पेशलिस्ट हैं एट मेयो हॉस्पिटल। आप असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ऑप्थेमोलॉजी भी हैं एट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड हेड ऑफ डायग्नोस्टिक एट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच युगन, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि ग्लूकोमा क्या होता है और इस दिन, इस हफ्ते को, दिन भी नहीं हफ्ते को मनाने का, यूजुअली डेज होते हैं, इसका तो पूरा वीक मनाया जाता है। यस युगन, देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीक है इन अ वे कि जो ग्लूकोमा जिसे उर्फ़े आम में हम काला मोतिया कहते हैं। अच्छा। ये एक साइलेंट, यानी कि इसमें इंसान को पता नहीं चल रहा होता। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी नज़र इस हद तक ख़राब हो जाती है और वो समझ रहे होते हैं कि उनको सफ़ेद मोतिया या उनकी नज़र मोतिये दूसरे मोती की वजह से ख़राब हुई, और वो आते हैं रूटीन में चेकअप कराने के लिए, तो पता चलता है कि 99% पीछे से आँख हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है काले मोतिये से। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो अवेयरनेस है, पब्लिक अवेयरनेस कि लोगों को पता हो। यस, सबसे जो वनरेबल एज होती है वो 35 से लेके 45, 35 साल से लेके 45 साल की उम्र में जो हजरात और जो ख़वातीन और वो तमाम लोग जिनके ख़ानदान में एक आध आदमी यानी कि चाचा चाची, मामा या उनके नाना नानी, दादा दादी में से किसी की भी आँख ज़ाया हो चुकी हो, हमेशा हमेशा के लिए ब्लाइंडनेस होगी हो, तो उनको वो ससेप्टेबल हो जाते हैं बिकॉज ये जेनेटिकली उनको ग्लूकोमा हुआ हो। yes. जरूरी नहीं है क्योंकि कि टाइम्स क्या होता है कि ग्लूकोमा का पता नहीं चल रहा होता, वो ओल्ड एज के अंदर जो पेशेंट्स को वो दे डाई बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, दे डोंट नो कि कॉज क्या है, डायग्नोज नहीं हुआ होता पुराने एजेस के अंदर, लेकिन उनको इस चीज़ का मेक श्योर करना है कि वो अपने आप को स्क्रीन आउट कराएं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ग्लूकोमा या काला मोतिया जानलेवा है? देखिए जानलेवा नहीं, लेकिन विजन थ्रेटनिंग। भाई अगर नज़र चली जाती है तो एक हिस्सी आपकी चली गई ना। अभी हमने 5 हिस्सों की बात की कि अल्लाह का कितना करम है कि हमारे पास 5 सेंसेस, जिन लोगों की ऐसे लोग भी हैं जिनकी सेंस ऑफ टच ही नहीं होती, उनको चोट भी ठेस भी लगती है तो उनको पता नहीं चलता और आगे जाके पता चलता है कि उनको वो भी एक किस्म की बीमारी होती है, उसका नाम नहीं पता, जिसमें आप कुछ महसूस ही नहीं कर पाते। बिल्कुल ट्रू। और ये बड़ी एक डेंजरस चीज़ होती है क्योंकि हमें दर्द महसूस होती है तो हमें पता चलता है कि हमने किसी हमारे एक जानने वालों की बेटी को ये प्रॉब्लम थी, वो इसी तरह खाना बना रही थी और उसका हाथ जो है वो चूल्हे के ऊपर गया और उसको महसूस ही नहीं हुआ, और जब उसका हाथ सड़ गया, उसको स्मेल आई कि कुछ जल रहा है, तो पता चला उसकी स्किन ही जल गई है। That's very true. क्योंकि वो चूल्हा जला था, बंद हुआ, उसने शायद उसके ऊपर हाथ रखा, उसको महसूस ही नहीं हुआ। ऐसे ही है बेसिकली पेरिफेरल। देखिए एग्जैक्टली यही ग्लूकोमा कर रहा होता है। पेशेंट की नज़र आहिस्ता हाई प्रेशर की वजह से, आंख का प्रेशर और दबाव बढ़ने की वजह से आपकी नज़र पीछे से ख़त्म हो जा रही है। ग्लूकोमा की वजह से ऑप्टिक नर्व यानी कि कनेक्शन आंख का दिमाग के साथ जो कनेक्शन होता है वो बेसिकली कट होना शुरू हो जाता है, मतलब वो बंद होना शुरू हो जाता है, एंड में वो बंद ही हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है। अच्छा, अब डॉक सबसे पहले मोतिया मुझे समझा दें कि होता क्या है और क्यों होता है, क्योंकि देखिए सफेद और काले के बीच में कंफ्यूजन अपनी जगह है, लेकिन दोनों को ठीक कराना जरूरी है, क्योंकि जिनकी आंखों में सफेद मोतिया भी हो जाता है, कहते हैं मोतिया उतर आया है, वो भी बड़े तकलीफ से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि
उनको नजर ही नहीं आ रहा होता। देखिए जुगन आपकी बिल्कुल, मोतिया आप भी समझ लीजिए, जो सफ़ेद मोतिया है, जिस तरह आपकी ये जो कैमरा होता है, कैमरे के सामने एक लेंस लगा होता है, हाँ जी। आपने नोट किया एक्स्ट्रा, ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरह आपकी जो आंख है उसके अंदर भी एक लेंस, नेचुरल लेंस, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ब्राउन, ये जो आई पिगमेंट, ये जो आई कलर नज़र आ रहा है, इस आई कलर बेसिकली आइरिस यानी कि एक पर्दे की, और उसके पीछे एक लेंस बहुत क्रिस्टलाइन, बिल्कुल पानी की तरह शफाफ, शीशे की तरह बिल्कुल क्लियर लेंस होता है। जो भी मैमल से मुराद जो भी इंसान, हशरात, कैट्स, जो भी इंसान यानी कि जो भी मैमल पैदा हुआ है उसके अंदर भी ये लेंस है, ठीक है। विद टाइम जिस तरह आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, इंसान के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बाल क्या हैं, ये प्रोटीन्स हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द प्रोटीन। एग्जैक्टली इसी तरह लेंस जो है वो भी प्रोटीन, गोश्त का हिस्सा है, वो डीनेचर्ड होना शुरू हो जाता है। जिस तरह बाल सफ़ेद हो जाते हैं, लेंस सफ़ेद होना शुरू हो जाता है, उसके फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसके फाइबर्स के अंदर कलर चेंज आना शुरू हो जाती है, कॉर्टिकल चेंजेस, इंटीरियर सब कैप्सुलर, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ओपेसिफाई कर जाता है, यानी कि वो बंद करना शुरू कर देता है रोशनी को गुजारने के लिए उपेक, जिस तरह एक ग्लास है। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या लेंस के ऊपर एक झिल्ली बननी शुरू हो जाती है या फिर लेंस में खराबी आ रही होती है? देखिए लेंस जो है उसके अंदर एक कैप्सूल होता है, उस कैप्सूल के अंदर एक कॉर्टिकल मटेरियल यानी कि एक और कुदरत ने एक मटेरियल बनाया होता है, और उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। मोतिया जो सफ़ेद है उसकी बेशुमार किस्में हैं, वो किस्में जो है वो कैप्सूल की खराबी हो तो भी मोतिया हो जाता है, अगर कॉर्टिकल मैटर की खराबी हो यानी कि आंख के अंदर जो, और जो न्यूक्लियस की खराबी हो, तो उसके अंदर इन सारी किसी भी लेवल के ऊपर अगर ओपेसिफिकेशन आ गई, यानी कि एक बिल्कुल साफ शफाफ शीशा है जिसमें से आप देख सकते हैं अक्रॉस द स्क्रीन, द मोमेंट आप उसको टेम्पर करना शुरू कर दें, साफ कर दें, ये टेम्पर कर दें या उसके ऊपर कोई चीज़ लगा दें, उसके ऊपर कोई आप शीट चढ़ा दें, तो आप उस खिड़की के बाहर उस शीशे के अगेंस्ट नहीं देख सकते। अच्छा, ठीक है। एग्जैक्टली इसी तरह जो नेचुरल लेंस है वो बिल्कुल साफ शफाफ होता है, जब उसमें एज के हिसाब से या उसके टाइम के हिसाब से उसके अंदर सफ़ेदी या उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, तो उसकी जो लाइट है गुजारने की, जैसे शीशे में से आप बाहर देखते हैं, शीशा साफ होगा तो बिल्कुल ठीक नज़र आएगा, शीशा गंदा हो जाएगा तो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब आप लोग फिर उसका इलाज कैसे करते हैं? एग्जैक्टली अब उसका इलाज जो है, जो सफ़ेद मोतिया है उसकी विजन 100% रिकवर, 100% विजन वापस रिकवर हो हो जाती है, हो सकती नहीं, होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दोनों आंखों में क्यों करते हैं? मोतिया एक आंख में पता चलता है, देखिए, करते आप दोनों आंखों की वजह यह है कि जिस तरह ब्लड आपका दोनों तरफ जा रहा होता है, जो चीज़ आपकी इस आंख में आ रही थी उस आंख में भी आ रही होती है। जब आप लेंस डाल देते हैं ना, तो एक नई चेंज होती है जो बॉडी के साथ अडेप्ट करनी होती है। जिस तरह अगर एक आंख है, पेशेंट उसकी आंख मतलब उसने ऐनक लगाई हुई है, तो उसने जब ऐनक लगाती है तो दोनों आंखों में शीशे लगते हैं। ऐसे तो नहीं होता ना कि एक आंख पे शीशा लगा दो और एक आंख में शीशा ना लगाएं। तो अगर एक बंदे ने ऐसी ऐनक पहनी जिसमें एक आंख पे शीशा लगा हुआ और एक आंख में नहीं लगा हुआ, तो वो अडेप्ट नहीं करेगा, एडजस्ट नहीं करेगा। तो आइडियली बेटर ये होता है कि वी डू बोथ आइज टुगेदर और वन बाय वन और इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, सो दैट बायो जो न्यूरो अडेप्टेबिलिटी, दिमाग की जो एडजस्टमेंट है उसके साथ, वो जल्दी हो। जल्दी तभी होगी जब वो दोनों तरफ इक्वल उसका स्टिमुलस आएगा, एक बात। दूसरे नंबर के ऊपर मोतिया जब आप रिकवर करते हैं लेज़र के ज़रिए, ख़ास किस्म की लेज़र प्रोब होता है, अल्ट्रासाउंड प्रोब होता है, वो आंख के अंदर उस लेंस के करीब ले जाते हैं और वो उसको इमल्सिफाई यानी कि पानी की तरह पिघला के निकाल लेता है। और उसी प्रोब से, जिससे हमने लेज़र प्रोब लेके जाते हैं, वहीं से हम एक लेंस होता है जो फोल्ड हुआ होता है, वो आंख के अंदर जाके खुल जाता है। इस तरह हम कट लगाए बगैर, काटे बगैर, टांके लगाए बगैर आंख के अंदर लेंस रिप्लेस कर देते हैं और 2 घंटे के बाद मरीज बिल्कुल ठीक होता है। और पता है मुझे, मैं यही बात अभी शुरू में कह रही थी कि अल्लाह का बड़ा करम है कि मुकम्मल इंसान बना के दुनिया में भेजा, जिसको भी भेजा और जिसको नहीं भी भेजा उनके लिए भी अल्लाह का बहुत करम है कि अल्लाह ने ऐसे लोग और ऐसी टैलेंट लोगों, जैसे ना देखिए ना कितनी फैसिनेटिंग चीज़ें हैं ये। ट्रू, वेरी 100 साल पहले क्या ये होता था? नहीं हो सकता था, सोच भी नहीं सकते थे आप। और आज ये रब का ही करम है कि ये हो सकता है। एक पेशेंट आए, करवाए और उसके बाद गाड़ी चला के वापस चला जाए। एंड बाय द वे ये भी एक क्लैरिटी मैं आपसे लेना चाह रही थी कि जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो एक काम करा के फिर दूसरी नहीं कराते। ये बहुत गलत बात है। आई पर्सनली ये पुराना कंसेप्ट, मैं 2-3 लोगों को जानती हूँ जिन्होंने ऐसे किया है अपने साथ। दिस इज अ वेरी ओल्ड कंसेप्ट कि भाई हम एक आंख करेंगे आपकी, फिर नेक्स्ट जो है वो आपकी 6 हफ्ते के बाद या 3 महीने के बाद करेंगे। बड़े लोग होते हैं जो वो कहते हैं कि जी एक कराएं, फिर हम नेक्स्ट जो है, ये ओल्ड कंसेप्ट था। अब आप दोनों एक साथ करते हाँ, हैं। अब जो कंसेप्ट और चीज़ें मॉडर्नाइज हो गई हैं। अब ये पुराने ज़माने में मतलब 80s 90s 2000 उसके अंदर स्टरलाइजेशन का इशू होता था। स्टरलाइजेशन से मुराद ये अब क्या डिस्पोजेबल चीज़ें आती हैं, जो चीज़ इस्तेमाल होनी है एक पेशेंट पे वो दोबारा इस्तेमाल
नहीं होनी। पहले ज़माने में वो एक ही चीज़ को दोबारा तैयार करके उसके बाद फिर उसको करते थे। अब वो नई किट होती है, उसको साथ नया आपने नई किट खोल के लगाना है, उसका फेको टिप भी, स्लीव भी, सारा कुछ आप एक पेशेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद उसको डिस्कार्ड करके नए पेशेंट के लिए नया चीज़ इस्तेमाल करें। अगर 2 आंखें इस्तेमाल करनी तो उसमें ज़्यादा उस ज़माने में क्योंकि आप कट लगा के करते थे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते थे। इन्फेक्शन से मुराद ये कि कोई आंख के अंदर जरासीम जा सकते थे, वो डबल कट नहीं लगा करना के चाह वो रहे थे, डबल नहीं कहते थे करना एक निकल जाए, एक फिर ठीक हो जाए, उसके बाद देखेंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह 0.0001% से भी लेस चांसेस है इन्फेक्शन के, और अगर हो भी जाए तो वो हैंडल हो जाती है। अच्छा, तो ये तो हो गया सफ़ेद मोतिया, और ये भी ठीक कराना है जी डेफिनेटली। इसलिए मैं कह रही हूँ कि बात ये ना कि काला मोतिया क्योंकि ज़्यादा डरावना है, तो लोग क्या करते हैं, देखिए ये वो वाली बात है कि टाइफॉइड हो जाए या कैंसर हो जाए, दोनों बीमारियां हैं। आपने टाइफॉइड का भी इलाज कराना है और आपने कैंसर का भी कराना है। नो डाउट कैंसर जानलेवा है, टाइफॉइड में चांसेस होते हैं डेथ के, लेकिन ज़रूरी नहीं है। सो देखिए, अगर आप मुकम्मल विजन से देख सकते हैं तो क्यों ना देखें। बिल्कुल सही। अच्छा, अब बात करते हैं काले मोतिया की। बात तो ऐसे करते हैं लोग काले और सफ़ेद मोतिया की कि दोनों चीज़ें, एक काला है और एक सफ़ेद है, बट एक्चुअली दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बिल्कुल 100%। एक यहाँ हो रही है, एक पीछे हो रही है। बिल्कुल। अब देखें, समझें काला मोतिया में होता क्या है। काला मोतिया उस वक्त तक आप लेबल नहीं करते जब तक 3 चीज़ें आंख के अंदर ना मिलें। नंबर 1, आंख का प्रेशर एक ख़ास लेवल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे उस प्रेशर ब्लड प्रेशर की तरह आंख का प्रेशर नहीं, मैं कह रही हूँ जैसे ब्लड प्रेशर एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, उसी तरह आंख का प्रेशर। अगर आप देखें, आप अपनी आंख बंद करके अपनी दोनों उंगलियों से अपनी आंख को फील करें तो आपको महसूस होगा कि आपकी आंख के अंदर एक टोन है, यानी कि एक चीज ऐसी है, यानी कि ये एम्प्टी बॉल नहीं है, इसके अंदर कुछ चीज है। हाँ, मतलब आई बॉल खाली नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है? ये सिर्फ दिमाग खाली होता है। ये एक्वस है। ये एक्वस कहाँ से? जिस आपका मुंह हर वक्त तर रहता है, मुंह तर इसलिए रहता है कि उसके अंदर मुसलसल पानी पैदा हो रहा है अल्लाह की ज़ात की तरफ से। वो आंखें बाहर से तर रहती हैं क्योंकि आंख के अंदर में मुसलसल पानी पैदा हो रहा है। इसी तरह आंख के अंदर मुसलसल पानी पैदा हो रहा है, और वो पानी पैदा होकर आंख के अंदर ही खास किस्म की नालियाँ होती हैं जिनमें से निकल के बाहर चला जाता है। काले मोतिये में वो नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है, नालियों से ड्रेनेज नहीं हो रही होती। जब वो ड्रेनेज नहीं हो रही होती तो प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। जिस तरह आप मुँह में पानी, अगर आप इससे तो हम उसको निकल लेते हैं बात करते हुए लुब्रिकेशन की वजह से, जब आंख में पानी ज़्यादा पैदा हो तो आंख में से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। मुंह में पानी ज़्यादा आए तो मुंह से ड्रिबल करना शुरू हो जाता है। इसी तरह आंख का जब प्रेशर ज़्यादा, आंख का पानी ज़्यादा प्रोड्यूस हो और वो निकले ना, तो वो कहाँ जाएगा? वो आंख में ही रहेगा, वो प्रेशर देना शुरू कर देगा, और उस प्रेशर का इफेक्ट ऑप्टिक नर्व पे जो आंख को दिमाग से कनेक्ट करती है उस पर जाके पड़ना शुरू होता है। और जब उसका प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है उस जगह के ऊपर जहाँ से फाइबर गुजर रहे होते हैं, वो फाइबर कटना शुरू हो जाते हैं, उन फाइबर्स की डेथ होना शुरू हो जाती है उन जगहों के ऊपर। और वो वापस जैसे होता है ना, आपने जिगर किसी का, अगर जिगर का हिस्सा भी किसी को निकाल के दिया या सिर्फ 80% भी जिगर निकाल दिया, 20% भी छोड़ दिया, तो आपका जिगर खुद रीजनरेट होता है। लेकिन गुर्दों में अगर डैमेज होता है तो वो गुर्दों का डैमेज वापस नहीं आता। इसी तरह ये काले मोतिया में इशू। अब सबसे बड़ा मसला क्या होता है? लोग इलाज नहीं करवाते। अब अच्छा डॉक्टर साहब, एक सेकंड, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इसकी वजह से किस लेवल का इंसान नुकसान बर्दाश्त कर सकता है। दूसरी बात, लोग क्यों इलाज नहीं करवाते और क्या ये रिवर्सिबल है? जैसे कि अगर 20% डैमेज हो गया तो क्या हम 20% को पीछे ले जा सकते हैं या रोक सकते हैं? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि आए हाय इसको तो ग्लूकोमा हो गया, अब तो इसने अंधा होना ही होना है। तो ये जो सारे खौफ है लोगों के, इनको हम क्लियर करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर अली ज़ैनुल आबिदीन, आई स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं। आई स्पेशलिस्ट हैं मेयो हॉस्पिटल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ऑप्थेमोलॉजी एंड हेड ऑफ डायग्नोस्टिक हैं एट द किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। अच्छा डॉक्टर, और बाय द वे व्यूअर्स, अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो हम बात कर रहे हैं ग्लूकोमा की। ग्लूकोमा इज़ बेसिकली काला मोतिया, ठीक है, काला मोतिया। और ये पूरा हफ्ता जो है वो ग्लूकोमा वीक है, और इसको मनाने का रीज़न भी हमने अभी डिस्कस किया। अब क्या वो इंडिकेशंस, क्या वो सिम्टम्स हैं जो आपको घर पे महसूस हों तो आप ज़रूर डॉक्टर पे जाएं, या वैसे ही चले जाना चाहिए? डॉक्टर साहब ये आप बेहतर गाइड करेंगे। लेकिन जी आपने जो कि बड़ी अच्छी बात की, इसमें जिस तरह मैं आपको पहले बता कि मैथ एजुकेशन जो मैं कर रहा हूँ, लोगों को आके एक मैसेज दे रहा हूँ वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे, आप जा के बात कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इसमें आपने पहले जाकर
एक रूटीन आई चेकअप के अंदर अपने आप को कंफर्म कर लेना है कि जी मुझे काला मोतिया तो नहीं। अच्छा, अब जब डॉक्टर एक आम मतलब जब भी आप एक डॉक्टर देखेगा वो आपका फंडस देखेगा या आपका पर्दा देखेगा तो उसके अंदर आपकी आंख के अंदर एक तो ऑप्टिक नर्व होती है जिसने दिमाग को कनेक्ट करना होता है, उसके अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब पेशेंट जो है वो एट टाइम्स कहता है कि मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा और वो रूटीन में जाता है क्योंकि उसकी फैमिली में एक आध बंदे को काला मोतिया होता है। फिर हमारे पास पेशेंट्स अक्सर आते हैं आंख में से पानी। ऐसे भी तो लोग हैं ना जिनको काले मोतिये का नहीं पता होता कि फैमिली में काला मोतिया ही था, बस एक इंसान है जिसकी आईसाइट चली गई थी। तो एक तो रूटीन चेकअप जिस तरह क्या है, मैंने 35 से 45 के दरमियान जो लोग हैं उनको एक दफ़ा लाजमी चेक करवाना है। 35 से 45 के बीच में अगर आपकी उम्र है व्यूअर्स, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक दफ़ा वो डॉक्टर नहीं जो बैठता है एनको वाली दुकान में नीचे जो आपका चेक करता है, मैं बात कर रही हूँ प्रॉपर ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास, आई स्पेशलिस्ट के पास अस्पताल में जाके अपनी आंखें चेक कराएं या क्लिनिक में। दूसरा, आंख में से पानी आना। आंख में से अगर पानी भी गिरना शुरू हो जाए तो उसमें भी प्रेशर बढ़ता है और काले मोती की एक अलामत है। रात के वक्त गाड़ी चलाते हुए रेनबो इफेक्ट आना शुरू हो जाए, लाइटों के गिर्द आपको कौसे कज़ा जिस तरह होते हैं रेनबो इफेक्ट आना शुरू हो जाए, जिसका मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है। ठीक है, आंख में दर्द होना, सर में दर्द होना, ये भी काले मोती की अलामत में से है, दर्द होना। ठीक है जी, ब्लड प्रेशर जिन पेशेंट्स का हाई रहता है उसकी आंख के साथ उनमें एसोसिएटेड ये चीज़ें होती हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो भी आपने शुगर के बहुत सारे पेशेंट्स उनके अंदर काला मोतिया शुगर की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसमें फैमिली हिस्ट्री हो या ना हो तो उनको वो एक नया चीज़ प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है जी, तो सबसे पहले काले मोती को तशखीस करके उसके बाद उसका नेक्स्ट, अब तशखीस करने के लिए सबसे लेटेस्ट टेस्ट है वो OCT, सबसे ये लेटेस्ट टेस्ट है। वो क्या करता है, ऑप्टिक नर्व की जो फाइबर ट्रैक्ट है उसकी जो फाइबर विड्थ है वो आपको बता देता है कि आप ब्लैक एंड व्हाइट पता चल जाता है। एक दफ़ा आप डॉक्टर पे पहुंच गए तो फिर वो आपकी ये तशखीस करवा देगा। और कोई ये दर्द वाली या प्रॉब्लम कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा ठीक है ना, एक तो आपका खौफ हमने निकाल दिया। ठीक है, इलाज का बताएं, क्योंकि ये एक अंडरस्टूड बात है, हर बंदा यही सोचता है कि काला मोतिया हो गया अब तो बेड़ा ही गर्क होना है तो क्या फ़ायदा कुछ करने। देखिए नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर काला मोतिया पेशेंट को होता है, अगर आप उसको बर वक्त इलाज करें, उसमें सबसे पहले ड्रॉप इलाज है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सही बताने लगा, यानी कि रोक सकते हैं। एग्जैक्टली। उसमें सबसे पहले जो चीज़ मैनेज करते हैं वो आंख का प्रेशर है। प्रेशर मैनेज करने के लिए आप जब आपको तशखीस हो जाती है और आपको पता चल जाता है कि बॉर्डर लाइन केस है और यहाँ काले मोती की तरफ जा रहा है, तो आपने ड्रॉप्स शुरू करवा देने। अब बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो ड्रॉप्स नहीं डालते। मैंने पेशेंट्स को 3 ड्रॉप्स लिख के दिए हैं कि सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 8 बजे और फिर रात सोने से पहले ये ड्रॉप्स उन्हें डालने ही डालने हैं। अगर एक पेशेंट ऑब्वियसली एक इंसान है, उसका वो मिस भी कर सकता है, स्किप भी कर सकता है और बहुत मुश्किल होता है। सिंपल से सिंपल आपका भी स्मार्टफोन हो, बिल्कुल ही फारिग टाइप, तो उसमें आप अलार्म तो लगा सकते हैं। दैट्स ट्रू मैडम, लेकिन मैं भी अब जैसे मैंने अपनी मल्टीविटामिन लेनी होती है, मेरा अलार्म बज जाता है 3 बजे कि भाई अब तुम ले लो अपनी दवाई। देखिए असल ये है कि ड्रॉप्स शुरू में, अब बहुत सारे पेशेंट्स डॉक्टर के पास आते हैं, 8 या 9 साल वो आते जाते रहते हैं। 8 साल पहले उनको काले मोती का तशखीस हुई, उनको ड्रॉप्स दिए, वो 8-9 साल आते आते उस दौरान ही 8-9 सालों में उनकी नज़र हमेशा के लिए चली जाती है और हाथों में से निकल जाती है वो। और पेशेंट जो है उसमें ये वजह क्या होती है कि उनको ड्रॉप्स नॉन कंप्लाइंस होती है। अब ऐसी कंडीशंस को कैसे ठीक करना है, मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं अगर उनके एडवांस कंडीशंस आ जाती हैं तो सबसे लेटेस्ट है स्टेंट्स डाल देते हैं। स्टेंट्स डाल देते हैं या वाल्व डाल देते हैं। ख़ास किस्म के वाल्व होते हैं और ख़ास किस्म के स्टेंट। ओपन सर्जरी रिस्की है, ओपन सर्जरी काले मोतिये की रिस्की है, ओपन सर्जरी रिस्की है, दोबारा बता रहा हूँ। ओपन सर्जरी में आँख का जब आप आँख खोल देते हैं तो उसमें मसला होता है। अब जो सबसे एडवांस सर्जरीज हैं दे आर वाल्व्स एंड स्टेंट्स, ठीक है, और उनका रिजल्ट 100%, मैं इसलिए कह रहा हूँ 100% कि आंख का जो विजन है एक तो वो कभी नहीं जाएगी और उसमें जब आप प्रेशर बहुत अच्छा कंट्रोल करके 7-8 पे ले जाते हैं तो चांसेस होते हैं कि जो डेड फाइबर्स हैं उनका फ्लो बेहतर हो जाए और 10 to 20% विजन इंप्रूव भी कर जाए। चलो दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन कि अगर एक सपोज पेशेंट है उसका सपोज 40% प्रेशर रह रहा है, 35 प्रेशर रह रहा है और वो प्रेशर कम ही नहीं हो रहा, आपने मेडिकेशन भी डालें, ड्रॉप्स भी डालें, 35 से प्रेशर कम नहीं हो रहा, तो ये इंडिकेशन है कि इस पेशेंट को किसी सूरत भी आप ड्रॉप्स के ऊपर सारी उम्र नहीं रख सकते, उसने अंधा हो जाना है। ठीक है, तो उसमें आपको सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ती है। लेकिन उसमें द मोमेंट आप ओपन सर्जरी करने की कोशिश करते हैं और बड़ा सुराख बनाने की सर्जिकली कोशिश करते हैं तो आंख में से सारा नूर ज़ाया हो जाता है। ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन एक्सपल्सिव हैमरेज में चली जाती है। ये मैं बहुत सारे फॉरम्स पे और सारा उसमें आपने आंख काटनी नहीं, एक ख़ास किस्म की ट्यूब होती है जो आंख के अंदर दाखिल होकर आंख के एक्स्ट्रा प्रेशर को कंडुएट बना के, यानी कि आंख का जितना एक्स्ट्रा प्रेशर पानी आंख के अंदर पैदा हो रहा है वो सारे का सारा आपने एक ख़ास ट्यूब के ज़रिए आंख से निकाल कर सेफ जगह पे ले जाकर उसको ड्रेन कर दिया, जिसमें आपकी किसी सूरत भी आंख का
मतलब ज़ाया होने का ख़तरा ख़त्म हो जाएगा। ये इसी तरह ही है, जैसे ब्रेन का प्रेशर बढ़ जाता है तो आप वीपी और वीए शंट्स डाल देते हैं। एग्जैक्टली आंख का जब प्रेशर एक खास लेवल से ज़्यादा होता है तो उसमें आपको ट्यूब डाल के उसको शंट आउट करना है। तो फिर लोग इतना घबराते क्यों देखिए हैं? उसमें क्या आप देखिए आपके पास तो लोग आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कि क्यों नहीं कराते? सिर्फ ये नहीं, देखिए मेरी बात सुने, आपने उनको कन्विंस करके समझाना होता है और आपको उनको सेफ्टी और इस चीज़ की गारंटी देनी होती है। मेरे पास पेशेंट, अब देखिए आपको बताता हूँ, बहुत सारे पेशेंट आउट ऑफ द कंट्री सिर्फ इस वजह से आते हैं बिकॉज आपको इस चीज़ को श्योरिटी देनी होती है, कंफर्मेशन। अगर आप एक सर्जन अपने पेशेंट को कंफर्मेशन या अपनी श्योरिटी या उसको कॉन्फिडेंस नहीं देगा तो वो कभी भी वो बिग स्टेप नहीं ले सकता। दोबारा बता रहा हूँ, पहले ज़माने में सिर्फ ओपन सर्जरी होती थी और उस सर्जरी में फलां ने ये कह दिया, ये इसने हाँ। ये टोट, और बाय द वे इतने ज़्यादा काले मोतिया के केसेस बिगड़ जाते हैं। ट्रू। क्योंकि फिर वो वाली ट्रीटमेंट्स करना शुरू हो जाते हैं कि भी मेरी फुफ्फी की हमसाई जो थी उसने फलां चीज़ की थी तो उसका तो काला मोतिया बिल्कुल ख़त्म हो गया। ओ भाई उसको काला मोतिया था कि नहीं था, सानू की पता। सही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो काले मोतिया के जो हार्डकोर पेशेंट्स जिनकी नज़र चली भी जाती है तकरीबन, वो अगर उनको सर्जिकली इंटरवीन किया जाए विद स्टेंट्स इन्वॉल्व दोनों आंखों के अंदर, मेरे पास आते हैं पेशेंट्स टोटल ब्लाइंड, पकड़ के लेके आते हैं उनको, या बहुत मुश्किलों से वो चल रहे होते हैं और उनका प्रेशर कितना होता है 35 और बाय द वे ये वाली आईसाइट लेजर से नहीं ठीक हो सकती, क्योंकि अगेन वो आपने सामने करनी है एक चीज़, ये बिल्कुल पीछे ऑप्टिक नर्व में है, उसके डैमेज को रिवर्स नहीं कर सकते, थोड़ी इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। उसकी वजह क्या? देखें, अगर आपने एक हाथ को दबा दिया बिल्कुल निक्रोज कर दिया, यानी कि निक्रोज से मुराद ये कि इसने आपको बिल्कुल ख़त्म कर दिया, लेकिन एकदम अगर आपने उसका फंदा खोल दिया और खून की सप्लाई दोबारा शुरू हो गई तो उसमें से अगर सपोज 4 उंगलियां ज़ाया हो गई थी तो वो 4 नहीं 3.5 1.5 उंगली फिर भी बच जाएगी। इसी तरह नर्व जो है ना, जब प्रेशर बढ़ता है तो उसको फंदा लग जाता है, उसको कॉन्ट्रैक्शन दे 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 के फाइबर डेड होते जा रहे हैं, लेकिन जब आप उसको रिलीज़ कर देते हैं प्रेशर ऊपर से तो वो प्रेशर जब ख़त्म होता है तो उसमें फ्लो दोबारा बेहतर होना शुरू हो जाता है। जितनी जल्दी पकड़ेंगे ना, कैंसर में भी यही कहते हैं, जितनी जल्दी पकड़ेंगे उतना ही ज़्यादा चांस है 100% इम्प्रूवमेंट। एग्जैक्टली, सो मैस एजुकेशन, दैट इज़ द थिंग। आप लोगों को अवेयरनेस बढ़ाएं कि एक दफ़ा अपने आप को कंफर्म करके स्क्रीन आउट कर। अच्छा डॉक्टर साहब, खुराक का कोई ताल्लुक है इससे? अब देखिए, खुराक इसलिए हो जाती है क्योंकि अक्सर पेशेंट ब्लड प्रेशर के होते हैं। पाकिस्तान के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ने से, नमक या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर हाई होता है। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से आंख का प्रेशर हाई हो जाता है। आंख का प्रेशर हाई होने की वजह से काले मोती की तरफ पेशेंट जाना शुरू हो जाता है। डायबिटीज़ में आप लोग ख्याल नहीं करते, Again, इंसुलिन नहीं ठीक लेते, है। वो चीज़ें नहीं करते जो आपने करनी है। यही तो बात है। जैसे आपने आइज़ की बात की तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स, उनके बाकी ऑर्गन्स बड़ी बुरी तरह अफेक्ट हो रहे होते हैं, इसीलिए आपको गुर्दों का और जिगर का और दिल का खास ख्याल रखना डायबिटीज़ पड़ता और है। आई बिल्कुल साथ साथ चल रहे होते हैं। जिसे आपको बताया, शुगर के सबसे पहले असरात पर्दे पे नज़र आते हैं। शुगर के सबसे पहले असरात पर्दे पे नज़र आएंगे और उससे आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। सो काले मोती को हमने कोई डरने की बात नहीं। पहली बात, अगर डायग्नोज हो भी जाता है तो सारी उम्र पेशेंट बिल्कुल नज़र आता रहता है। उसको प्रॉपरली एट टाइम डायग्नोज करके उसको ड्रॉप शुरू करवा दें। अगर ड्रॉप्स के साथ आप देख रहे हैं कि जो आपका फाइबर ट्रैक का विड्थ है, जो आपने सबसे पहली दफ़ा एक ओसीटी किया, वो 6 महीने के बाद आपने रिपीट करना है और उस 6 महीने के अंदर आपको लग रहा है कि ट्रैक कम होता जा रहा है, तो उसका मतलब है आपकी ट्रीटमेंट ड्रॉप्स के साथ होल्ड नहीं करनी, आपको उसकी जगह कुछ और ऐड ऑन करना पड़ना है। और उसके बाद फिर अगर उसके साथ भी कंट्रोल नहीं हो रही तो देन सर्जिकल इंटरवेंशन। अल्टीमेटली तो वही वाली बात आ जाती है ना जो मैं शुरू से कह रही हूँ कि प्रॉपर मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा स्टेप बाय स्टेप। Exactly. परचून की दुकान में बैठा हुआ बंदा जो दवाइयाँ भी बेच रहा है, उससे जाकर कहो भाई मुझे कोई ड्रॉप आंखों के लिए कतरे दे दो, यू कांट डू दैट। दैट इज़, जो कतरों से मुझे याद है, बिकॉज काले मोतिया में जो यंग पेशेंट्स होते हैं, यंग पेशेंट्स 17-18 साल के लड़के, एलर्जीज़ के लिए स्टीरॉइड्स दे दिए जाते हैं, और जो बच्चे जिनको ड्रॉप्स स्टीरॉइड्स डालने के साथ प्रेशर बढ़ जाए उनको काला मोतिया हो जाता है। ड्रॉप्स के साथ भी काला मोतिया हो सकता है, स्टीरॉइड्स के ड्रॉप्स के साथ। इसीलिए तो कोई भी चीज़, अब स्टेरॉइड्स आप 3 दिन के लिए लें वो आपको बहुत बेनिफिट देंगे, 8 दिन भी 10 दिन भी निकल जाते हैं, लेकिन जब आप 6 महीने, साल महीने, 4 महीने लेंगे, क्योंकि स्टेरॉइड खा के, देखिए स्टेरॉइड का एक काम ही होता है कि वो आपको बहुत बेहतर महसूस कराता है, आप में एनर्जी भी आ जाती है, सारा कुछ, लेकिन फिर उसके साइड इफेक्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए तो हम स्टेरॉइड की क्रीमों से भी व्यूअर्स आपको मना करते हैं। और ये ड्रॉप्स नहीं क्रीमों से भी मना करते हैं, ड्रॉप से मना करते हैं। स्टेरॉइड है, सिस्टम में चला गया, डॉक्टर डॉक्टर के बगैर नहीं दे सकते। डॉक्टर ने देखे इंडिकेशन के तहत दिया है तो दिया है, और जिस टाइम के लिए दिया है तो दिया है। डॉक्टर साहब बात ये है कि परचून की दुकान वाला अगर आपको कह रहा है कि तुम कतरे डाल लो ये वाले, तो भाई जिसकी जो कंडीशन है, कतरे भी तो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। यही बता रहा हूँ मैं आपको कि आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि एंड में आप हमारे व्यूअर्स को पैगाम क्या देंगे डॉक्टर साहब? देखिए जी, एंड में सबसे बड़ा ज़रूरी बात यह है कि
काले मोतिये से आपने बिल्कुल घबराना नहीं। इन केस अगर काला मोतिया एक पेशेंट को हो भी जाता है तो आप अगर टाइमली उसको डायग्नोज करवा के उसको स्क्रीनिंग करके और उसको स्टेप बाय स्टेप डॉक्टर साहब के साथ इन टच रहें तो बहुत ज़्यादा ना सिर्फ नज़र बच भी जाएगी सारी उम्र के लिए, बल्कि वो पेशेंट्स जिनकी तकरीबन डेड हो चुकी है आइज़, अगर उनको सर्जिकली इंटरवीन किया जाए ख़ास तरीके के साथ, स्टेंट्स के साथ या वैल्व के साथ, तो उनकी थोड़ी बहुत नज़र अल्लाह की ख़ास रहमत से वापस आ भी सकती है इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला हम सबको मुकम्मल इंसान बनाए और हमें मुकम्मल हम रहें भी इस लिहाज से कि हमारी विज़न, हमारी टेस्ट, हमारी स्मेल, ये सारी सेंसेस हमारी बरकरार रहें। लेकिन उसके लिए व्यूअर्स खुद भी कुछ मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि हर इंसान को उसके हिस्से का रिज़्क ज़रूर मिलेगा, लेकिन शर्त ये है कि साथ साथ मेहनत करनी भी ज़रूरी है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें और याद रखें कि ग्लूकोमा यानी कि काला मोतिया काबिल इलाज है। जो डैमेज हो जाता है शायद वो रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन कम से कम आप एक चीज़ को रोक तो सकते हैं उसके कदमों में। खैर, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच अगेन, सो नाइस ऑफ यू। क्या बात है। ईमान फातिमा कैसी हैं आप? ठीक। घूम आई हैं दुबई से, पूरी दुनिया से, बैठ जाएं, कभी अर्जेंटाइन पहुंचा देती हैं तो कभी कहीं। अच्छा एक बात ईमान, आपने मुझे एक बार पहले पूछा था कि ये गाना इतना क्यों पसंद है। आई टेल यू मुझे क्यों पसंद है। बिकॉज इसमें आपने अंग्रेजी हुए करके बोलने की कोशिश नहीं की। आपने अगर पंजाबी देसी स्टाइल में इसको गाया ना, हाँ जी, तो फिर आपने उसको उसके अंदर देसी ही रखा है। लोग ये दिखाने के लिए कि हम एक्सेंट के साथ अंग्रेजी बोल देते हैं, गाने का बेड़ा गर्क कर देते हैं। बिल्कुल। इसका जो थीम और कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि आई नो कि ईमान बड़े प्रॉपर तरीके से भी इंग्लिश बोल लेती है, लेकिन इस पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक ही रहता है जी। वो ये नहीं लगता कि देखो मैंने अंग्रेजी भी बोलनी है। सो आई लाइक इट, इट्स रियली रियली नाइस, प्रॉपर और बहुत ही प्यारा गाना है। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स। वो और बात है कि मुझे देख देख के गा रही होती है। मैंने कहा आज तक मैं तेनू अंडे टमाटर नहीं मारा, फूल को किससे मैं तेनू मारांगी। अच्छा, देन वी हैव विद अस प्यारी सी अरूहा खान, जो तलाशे गुमशुदा थी कुछ अरसे के लिए। बड़ी मुश्किल से हम इनको बांह से पकड़ के लाए हैं और कहे बैजा थे सानू बता के किथे सी। बेहतरीन एक्ट्रेस और मॉडल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? ठीक है, कुछ ठीक हूँ, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, एंड देन वी हैव विद अस बहुत सी ख़वातीन में हमने सोचा कि एक लड़के को हमें ज़रूर तंग करना चाहिए, जिसका नाम है आदिल मजीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ऑब्वियसली व्यूअर्स, आपने उनको बहुत से कवर शूट्स पे देखा है, बहुत से फैशन शूट्स में देखा है। बहुत ही बेहतरीन कैट वॉक की भी मॉडलिंग, फैशन मॉडलिंग भी करते हैं, एंड ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर एज वेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो, सेट हो? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं कैसी हैं? मैं ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। ये जब गाना गा रही थी आप शर्मिंदा क्यों लग रहे थे? नहीं, मैं खुश हो रहा था बेसिकली, देख रहा था इनको। मतलब अच्छा था। एक बारी धोखा खाया फिर नहीं खाना, तो सब कुछ साइन भी कर दूंगी। अच्छा, ये जो इसने आगे बीच में एक लाइन बोलती है ना, मैं कर दूं तेनू सब कुछ साइन। मैं कहा क्यों करोगी साइन? मतलब क्यों करोगी साइन? ये मैं अक्सर उन खवातीन से पूछना चाहती हूँ जो अजीबो गरीब किस्म की मैरिजेस में होती हैं, जो सारा कुछ साइन करके भी बार हो जाती है। ये हो रहा है, साइन ही तो नहीं करना। लेकिन आपके लिए कर दूंगी। मैं लड़का नहीं हूँ, मैं तुम्हें फूल नहीं लाके देती ईमान फातिमा। मैं तो भेजती हूँ ना। हाँ, ये बेचती है, ये फूल भी बेचती है, ये गिफ्ट बास्केट भी भेजती है। कभी मुझे कोई जरा सी भी प्रॉब्लम हो जाए, मैंने इसको बाय द वे अरुआ कहना ही छोड़ दिया है। अच्छा। पहले मैं इसको कह देती थी कि यार मुझे फलां चीज नहीं मिल रही, मैं कहाँ से करूँ? कहती है मैं बताती हूँ आपको। शाम को उसका ड्राइवर पहुंचा होता है गेट के ऊपर। ये तो मोहब्बत है ना। नहीं यार, मुझे ये वाली मोहब्बत नहीं चाहिए जिसका इतना थोड़ी, प्रेशर मेरे ऊपर हाँ। पड़ जाए कि कोई मेरी कमर ही टूट जाए। ये तो बड़ी इंटेंस किस्म की मोहब्बत है वैसे। वो परेशान करने वाली है, हैरान करने वाली है, हैरान को। ये बंदा कुछ That's a डिस्कस proper ही ना करे। असल में ये हर साल वैलेंटाइन पे गुलाब लेके पहुंचने वाला बंदा है। मसला ये है। अच्छा, और बेस्ट बात ये कि इसकी आवाज़ ऐसी है कि अगर मैं भी मुंह हिलाऊं तो लगता है कि शायद मैं भी गा रही हूँ, क्योंकि हमारी आवाज़ भी कुछ वो और बात है, उसको सुरताल का पता है, मुझे तो ना सुर मेरे पास से कभी गुजरा ना ताल। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट आजकल हो क्या रहा है। रुआ जी, मैं बड़ी आपसे तंग हूँ, मुझसे तंग? बड़ी तंग हूँ, लेकिन उस तंगी की तरफ मैं आऊँगी। पहले ये बताओ फॉर ऑल द पीपल जो पहली दफ़ा आपको मेरे साथ शो में देख रहे हैं, मीडिया में एंट्री कैसे हुई? कुछ थोड़ी सी अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करो। अच्छा, मुझे इंडस्ट्री में काम करते हुए कोई 8 साल हो गए थे
और 8 years इट्स लॉन्ग टाइम. लाइक आई हैव डन लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे ड्रामाज डिफरेंट चैनल पे. मैं एक नात कंपटीशन में आई थी एक चैनल पे, तो वहाँ से मुझे ड्रामे का शौक़ हुआ. तो एक डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा आप ड्रामे का शौक हो या ड्रामे की ऑफर आई? ऑफर आई, लेकिन मैं देखती थी तो मुझे एक अच्छा अंदर हाँ, थी तलब कि ये होना चाहिए. तो बस वो टीवी पे जो लाइन चल रही होती है नंबर्स की, वो जाके हमने कॉल किया कि हमें आना है शो पे. वो शो पे चले गए. बस सारा जो स्टार्ट हुआ है वो उस शो से शुरू हुआ है. तो 8 years हो गए अल्हम्दुलिल्लाह. और उसके बाद जब काम शुरू हुआ तो एक के बाद काम चलता रहा. You see, माशाल्लाह यू वन ऑफ द लकी पीपल. अल्हम्दुलिल्लाह. क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो 50,000 जगहों पे जाते भी है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उनको मौका नहीं मिलता. नहीं मिलता. यही वाली मैं बात हमेशा आदिल कहती हूँ. और बाय द वे स्पेशली लड़कों को बिल्कुल बहुत शौक होता है इस फील्ड में आने बिल्कुल का. ऐसे ही है. बिफोर वी गेट इनटू द बैकग्राउंड, मुझे एक बात बताओ आदिल, व्हाई इज इट दैट आजकल हर दूसरा लड़का, लड़कियां फिर भी दूसरी तरफ निकल रही हैं, मैं हर दूसरा यंग लड़का 20, 21, 18, आप प्लीज बताएं हम मीडिया में कैसे आ सकते हैं? मैं एक्टिंग का बहुत ये क्या आई भूत थिंक सवार हुआ? टिकटॉक की वजह से, दूसरा ये जो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एडवांस हो गया बट हमारा. आदिल इट्स नॉट इजी. इट्स नॉट ईजी थिंग डेफिनेटली, मगर ये है कि फिर भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ईजी हो गई हैं. प्लेटफॉर्म भी नहीं है पाकिस्तान में कोई इस तरह का, तो वो लोग इसी तरह एक्टिंग के लिए 8-8 मिलियन 6-6 मिलियन के फॉलोअर्स वाले बच्चे जो हैं उनको ड्रामों में एक्टिंग का मौका नहीं मिल रहा. और फिर ऐसे भी हैं जिनके 200,000 300,000 है, उनको लोगों ने पिक कर लिया. वो नात कंपटीशन पे गई थी बच्ची और उसको पिक कर लिया. तो लक भी आपकी डिपेंड करती है, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं आपके बीच में. और कुछ जगहों पे बदकिस्मती भी होती है जहाँ पे ईमान फातिमा मीडिया में एंटर हो जाती है. लेकिन हम इस पे बात करेंगे. हमारी जुत्तों को माइंड नहीं करना. हम बहुत करीबी दुश्मन दोस्त हैं. उनको हम अंग्रेजी में फ्रेनमीज कहते हैं. मैं इसकी एनिमी हूँ, ये मेरी फ्रेंड है, और ये चलता रहेगा इंशाल्लाह आखिरी सांस तक. हाँ इंशाल्लाह. तो आदिल, हाउ डिड आप कैसे, अब भी हम बात पहले कर चुके हैं ऑफ कोर्स, बट आई वांट कि एक दफा रिफ्रेशर हो जाए सबके लिए. बिल्कुल ठीक है जी. मैं बेसिकली आई वाज वर्किंग इन सम कॉर्पोरेट सेक्टर, और मुझे शुरू से शौक था वैसे, और फैमिली भी बोलती थी, फ्रेंड्स बोलते थे कि यार यू शुड गो इन दिस फील्ड. अच्छा, फैमिली भी कहती थी? फैमिली भी, मेरी मदर भी कहती थी तुम्हारा जॉब वाला एप्टीट्यूड नहीं है, तुम्हारा एक. अच्छा, वो गुफ्तगू मुख्तलिफ है आदिल. एक होता है कि मामा मां सदके मेरा पुत इतना सोना है क्या? नहीं वो भी, वो तो अंडरस्टूड सी बात है ना. वो तो अजी अम्मी तंग थी, उन्होंने कहा एवी जॉब इससे उसने. फिर उसके बाद फ्रेंड्स ने ही बोला, फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, मैं एक जगह गया, अगले दिन ही मुझे शूट मिल गया. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई कैरियर. और फिर आगे से आगे शूट्स मिलते रहे, काम चलता रहा. हाँ, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी ब्रांड शूट्स किए, रैंप वॉक्स की. बट देन अगेन आदिल, इट्स नॉट इजी. आपके साथ के कितने लड़के होंगे जो आपके साथ, जैसे आप अगर मेन शूट्स में भी आपको पता है एक मेन लड़का होता है और फिर बाकी सब सपोर्टिंग में जो बॉयज होते हैं. कई शूट्स ऐसे भी होते हैं इंडिविजुअली आप पे ही फोकस होता है उनका, वो भी होते हैं सोलो शूट्स होते हैं. नहीं, बट उसी जगह पे जहाँ पे आप होंगे और 4 और लोग सपोर्ट में ऑलमोस्ट 7 होंगे, वो पिट रहे होंगे कि जी हम 20 साल से, हम 10 साल से मॉडलिंग कर रहे हैं, अब हमारा टाइम खत्म हो रहा है मॉडलिंग का, हमें कभी किसी ने कवर पे नहीं लिया. ये ऐसे ही क्लिक कर जाए कोई चीज़ आपके ऊपर, कोई चीज़, इट डिपेंड्स ऑन योर लक, फेट, बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं. मैं पता है ये बात क्यों क्लियर करती हूँ आदिल एंड रुआ एंड ईमान, बिकॉज होता ये है कि अब इतने ज़्यादा लोग इस फील्ड की तरफ आप लोगों की इंस्पिरेशनल स्टोरी सुन के आना चाहते हैं. लेकिन व्यूअर्स, ये मैं बार बार बात क्लियर करूँगी, ये 3 और मैं, हम 4 आपके सामने वो एग्जाम्पल्स हैं. अल्लाह का बड़ा करम है कि किस्मत खुल गई, कि कहीं ना कहीं अल्लाह मियाँ ने कुन कह दिया और हमारा सिलसिला शुरू हो गया. बिल्कुल ऐसे ही. मुझे भी लोग कहते हैं ना कि बहुत स्ट्रगल किया आपने आने के लिए फील्ड में. मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ ना कि एक प्रोजेक्ट किया रफ़ी पीर ग्रुप के साथ, पीरज़ादा के साथ, उस्मान नहीं सादान पीरज़ादा ने और फैज़ान पीरज़ादा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, ट्विंस भाइयों ने. उन्होंने कहा कि एक होस्टिंग करनी है पीटीवी पे ही कोई, आई थिंक 13 years old और 14 years old, तो वो पपेट फेस्टिवल था, उसकी होस्टिंग की. उसके बाद 2-3 साल कॉलेज गई, वापस आई, मतलब कुछ ऐसा सिलसिला बना कि जिधर भी गई कहीं ना कहीं मुझे मीडिया की अपॉर्चुनिटी मिलती गई. बेसिकली दैट्स हाउ इट वर्क्स. तो जो लोग वो कहते हैं ना जिस चीज के पीछे बहुत भागते हो वो और आपसे दूर भागते. ऐसे ही. बिल्कुल. ईमान, मीडिया को आप क्यों हुई, मतलब कैसे हुई मीडिया को आप क्यों हुई और कैसे हुई? मेरा भी शौक था, बट मुझे लगा नहीं था कि मैं कब से था और क्या हुआ क्या? अब ये तो बचपन से ही था, हर एक को बचपन से ही होता है यार. 70 साल पुरानी कहानी है, लेकिन सुना दो. हाँ मुझे इसको सिर्फ मैंने आज तंग करना है क्योंकि ये ऐसी फरार हुई पाकिस्तान से कि हमने कहा कुड़ी ने वापस आना है. नहीं, 4 दिन के लिए तो गई. साडा
भाई अच्छा, तो तस्वीरें तो और वीडियोस तो ऐसे लगा रही थी कि लग रहा था कि जैसे सारी जिंदगी के लिए वहाँ पे चली गई हो। अच्छा बताओ। हाँ शौक था बट मुझे नहीं था आइडिया कि मुझे घर से परमिशन मिलेगी। फिर घर वालों ने सपोर्ट किया कि नहीं आप करो, अगर कर सकती हो तो करो, आपको करना चाहिए। और फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, हर जगह पे करती है। यार योर हस्बैंड इज अमेजिंग। इनके हस्बैंड इतने अमेजिंग आदमी हैं। मैं खुद, क्योंकि मेरा खुद भी उनके साथ इंटरेक्शन रहा है, मेरा एक काम स्टक हुआ था, मैंने भाई से बात की, मतलब इतना ओन करके उन्होंने मेरा काम करवाया। क्यों कराया? मैं उनकी क्या लगती हूँ? सिर्फ ये हया की ना कि बीवी की दोस्त है। बिल्कुल। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े कम होते हैं। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही हो तो नथिंग लाइक इट, सबसे बेस्ट है वो। हस्बैंड या वाइफ मेरा पार्टनर जो होता है ना आपकी लाइफ में, माँ बाप तो आप गलत भी, उनको नहीं भी अच्छा लग रहा होता तो कहीं ना कहीं मार्जिन मिल जाता है। लाइफ पार्टनर तंग करे ना तो यार बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा 5 मार्च को कॉन्सर्ट था उकाड़ा में ना, तो अब मुझे उधर 8 बजे पहुंचना था उकाड़ा में, और मेरा 9 बजे कॉन्सर्ट था। तो रात को वो सोए नहीं है कि ये ना हो कि ये भी सोई रह जाए और मैं भी सोया रह जाऊँ। वो नहीं सोए, वो मुझे भेज के फिर सोए हैं। हालांकि यूजुअली लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। अच्छा आज सिक्योर हो जाते हैं, और कुछ मेरे मियाँ की तरह भी होते हैं। एक दिन मैंने फोन किया, मैंने कहा फैसल रात के 2 बज गए, मैं घर नहीं आई, मुझसे पूछ तो लो। तो कहते हैं हाँ। मैं कहा बाबा, कहते क्या हुआ है? मैंने कहा वो मोटरवे पे कुछ एक्सीडेंट सा हुआ था, तो हम लोग पिछले 1.5 घंटे से फंसे हुए हैं। तो मैंने आपको कहा था कि मैं 1 बजे तक इवेंट की होस्टिंग करके वापस आ जाऊंगी फैसलाबाद से। मैंने कहा मुझे पूछ तो लो। कहता आ ही जाते हो। मैंने कहा जितने दिख होती होते ही अंकल होती, इतना कॉन्फिडेंस तो नहीं होना चाहिए यार, इतना तो नहीं होना चाहिए। आ ही जा, जवाब क्या है कि तुम तो आ ही जाती हो। मैंने कहा मुझे लग रहा है आपको दुख हो रहा है इस बात का। कहते नहीं आए, सुकून से सो रहा था, मैं समझा शायद। क्योंकि फिर वापस आके भी तो तूफान होता है ना घर के अंदर। क्या कर रहे हो बाबा? वैसे शादी के बाद काफी लड़कियां इंडस्ट्री से गायब हो जाती हैं। जी जैसे कि आप 2 साल के लिए गायब। नहीं, मैं तो एक मेरा मकसद था, मेरी बेटी हुई है, उसके लिए मुझे थोड़ा सा जरूरी था टाइम। थैंक यू। अच्छा ये क्या वाकया दरपेश आया? शो पे आई, हमारी गप लगी, कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि मैडम ने शादी कर ली है। हाँ, जबकि ऑन रिकॉर्ड है कि इसने कहा कि मेरा शादी का भी कोई प्लान नहीं है, मैं अपने करियर पे फोकस कर रही हूँ। ऐसे पीटीवी जो आता है ना, शादी करा लेना, उसकी शादी हो जाए। मैं उसकी बात से यही सोच रही थी कि ये फैमिली चैनल है ना। Are you married? आई एम गेटिंग मैरिड जी। चलो लो जी। हाँ जी, ये पहले से हाँ। शो आने से पहले से मेरी पहले ही हो रहा था, थी। लेकिन अब मजीद स्पीड से हो जाएगा, देख लेना। हाँ जी बताओ। हाँ तो बस वही, मैं आपके शो पे आई हुई थी तो पता चला कि भाई आपकी शादी होने वाली है कोई फरवरी में। मैंने हमने ना तो आपको पता है व्यूअर्स, हम फॉर फन, मैं आपको ये बात बार बार क्लियर कर दूं कि हम लोग जब एस्ट्रोलॉजी करते हैं या पामिस्ट्री या कुछ करते हैं शो के ऊपर, हम एवं एंजॉयमेंट के लिए करते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई नहीं जानता कि क्या होगा आगे जाके, लेकिन ये अपनी इनकी साइंस होती है और वो सारी चीज़ें होती हैं, एंड स्टार्स के थ्रू हिसाब लगाते हैं ऑल ऑफ दैट स्टफ। बट अगेन फिर क्लियर कर रही हूँ कि ये कोई गारंटी वाली चीज़ नहीं होती, लेकिन इनके साथ कोई गारंटी वाली मेरे साथ भी हुआ, मैं अभी वो बताऊंगी। अभी कल हुआ मेरे साथ। अच्छा नहीं, मगर पहले 2 साल पहले वाली बात करूंगी, फिर कल की बात पे आऊंगी। अच्छा तो इनको कहा एस्ट्रोलॉजर ने कि इनका डेट शेट ली, सारी इन्फॉर्मेशन ली, और इनको कहा कि आपकी शादी फरवरी में हो रही है। ये इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि बड़े कॉन्फिडेंस के साथ का चक्कर ही कोई नहीं, और फरवरी को इतना दूर भी नहीं था। एग्जैक्टली। आई थिंक ये अक्टूबर और एंड अक्टूबर बिगिनिंग नवंबर का था, सर्दियाँ थी। एग्जैक्टली। और मैंने कहा अभी तो कोई रिश्ता नहीं, कोई ज़िंदगी में कुछ ऐसा है ही नहीं, शादी तो अभी मुझे तो आगे काम करना है। और बस सडन ही कुछ इस तरह की चीज़ें हुई और सडन ही चटमंगनी पट गया। अब अफसोस करूँ या मुबारक दूँ? नहीं, मुबारक दें आपको बहुत। नहीं, मेरी शादी पे बड़े लोगों ने आके फैसल को कहा था ना, वी आर सो सॉरी फॉर योर लॉस। बड़ा अफसोस हुआ फैसल भाई। तो फैसल ने मुझे घूम के कहा इनको क्या लग रहा है कि जनाजा और अल्लाह माफिज तो तो मैंने कहा फैसल मेरे से शादी हो रही है, शुक्र करो कि इतनी ही बात हो रही है, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं उसके अलावा हो रही। तो लोगों ने बाकायदा फैसल से आके अफसोस किया, तो मैंने कहा मैं पूछ लूँ। तो बहुत मुबारक हो मेरा बच्चा। और उसके बाद माशाल्लाह एक बेटी भी है। बेटी। फिर मैं लंदन शिफ्ट हो गई, मेरे हस्बैंड वहीं होते हैं, फिर वहाँ मेरी बेटी हुई। तो वो जो ब्रेक आया 2 साल का, वो सारी चीज़ों को मैनेज करने में। ही इज इन लंदन, आप यहाँ पे हो। बेटी मैं तो हॉलीडे पे आई हूँ। अच्छा छुट्टी पे आई हो, बट काम कर रही हो ना? बट काम कर रही हूँ। और बेटी साथ आई? बेटी साथ। माशाल्लाह। मेरे हस्बैंड भी माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव हैं, इवन मेरे इन लॉज बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। वही मैंने कहा कि शादी के बाद बहुत सारी लड़कियाँ टीवी पे नहीं आती हैं, गायब हो जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स रीजंस होते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोबारा कम बैक किया और अभी इंशाल्लाह 1-2 सीरियल कर रही हूँ इंशाल्लाह।
वंडरफुल। अच्छा, हमें ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन मुझे एक खबर आई है, अब पता नहीं आदिल नाराज़ ना हो जाए मेरे साथ। इनकी मूवी आने वाली है, उस पर काम हो रहा है, उस पर मैंने बात करनी है। और ये जो दुबई गई थी, ये क्या करके आई है ईमान फातिमा नुमा खातून, ये मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी। हमारे साथ रहिएगा। ईमान, व्हाट अ लवली सॉन्ग। ये मैंने नहीं पहले सुना, ये ऑनर नहीं आपने कभी परफॉर्म? ये आप लोगों ने कभी लगाया? हमने कभी लगाया ही नहीं ऑनर नहीं कभी हमने ये सुना है ना अपने बिल्कुल। हाँ जी, इट्स अ वेरी प्रीटी सॉन्ग। इसका नाम है गुजारा। गुजारा जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀ। मैंने नहीं कुछ कहा, आपने ही कहा है। मैं तब से सिर्फ एक ही चीज देख रही थी, ये जो टॉप पहना हुआ ना, ये बड़ा मजे का है। मैंने भी ईमान को कहना है कि मुझे ठीक हो गया, डन। हम नहीं मैंने लेना है जाके, चुप कर जाओ। ये वाला मैंने बनवाया है, मुझे पता था ये वही वाला टेलर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। टेलर की मैं बात ही करती, डिजाइनर का मैंने बताया था ना, सिस्टर है। हाँ, तो वही सारे मेरे डिजाइन करती है ना कपड़े। बाबा मुझे सिस्टर का नंबर दे दो और तुम बीच में से निकल जाओ बीच में से। अच्छा सॉरी आदिल, ये भी जरूरी होता है ना अपने, ये बहुत जरूरी है। अगले इवेंट्स के कपड़े पक्के करने पड़ते हैं। अच्छा, तो ये बताइए आदिल, मूवी की सॉरी आपकी प्राइवेट बात थी, लेकिन क्योंकि देखिए मीडिया में तो पता चल ही जाता है ना। बिल्कुल ऐसा ही। सो क्या मूवी की तरफ? मैं वही हैरान हूँ, मैंने कभी डिस्क्लोज ही नहीं किया अभी तक। इवन मैंने एक स्टोरी लगाई थी, मुझे वहाँ से फोन आ गया कि स्टोरी अब अपनी डिलीट कर दें। नहीं बट आदिल देखिए, विद इन इंडस्ट्री तो बात होती है ना, आपस में हाँ, अपने बरादरी वाले तो बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मूवी का पहला एक्सपीरियंस होगा ये आपका? हाँ, पहला एक्सपीरियंस है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। और नेटफ्लिक्स पे आएगी, सीरीज़ है, और बड़े अच्छे बैनर के अंडर काम हो रहा है, और सेलिब्रिटीज़ बड़े अच्छे हैं, सारे जो मेरे फेवरेट हैं उनके साथ ही मैं काम कर रहा हूँ। तो दैट्स अ मेन बेस्ट थिंग अबाउट इट। हाँ, सो बड़ा अच्छा चल रहा है। अभी 2 महीनों की शूटिंग हुई है, अभी बाकी सीक्वेंस जो हैं आगे हैं फर्दर अभी। सो आई थिंक प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर वो रिलीज़ होगी, होपफुली। इंशाल्लाह। या इंशाल्लाह, लेट्स होप फॉर द वहाँ पे तो चीज़ें बनती हैं तो उनको फिर निकालने में भी टाइम लगता है। हमारे यहाँ तो अभी शूट ही हो रही होती है तो हम ऑनर कर देते हैं चीज़ों को। सो इट्स मूवी का जरा थोड़ा बट एक्सपीरियंस कैसा रहा है? एक्सपीरियंस अच्छा है, बट बहुत टायरिंग है थोड़ा सा। जैसे टीवी कमर्शियल्स होते हैं उसमें डिफरेंट होता है, ब्रांड शूट्स तो बहुत ही अच्छे होते हैं, जाएँ आप कपड़े पहने और आपकी पिक्चर्स होती हैं। तो मूवी का थोड़ा ये है कि ज़रा है थोड़ा टायरिंग, मगर एक्साइटेड हूँ मैं उसको लेके काफ़ी ज़्यादा। मज़ा है, अच्छा है सारा कुछ, सीक्वेंसेस बहुत अच्छे हैं। नहीं बताओगे साथ कौन कौन? कास्ट बता नहीं सकता, आई विश आई कैन टेल, बट वो मुझे बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस है कि नहीं बतानी है। नहीं, दैट्स फाइन, बट बेस्ट ऑफ लक। इतना बताना तो बनता था ना। तो अब एक्टिंग के ऊपर फुल टाइम तवज्जो दे रहे हो? साथ मॉडलिंग भी कर रहा हूँ। किसी टाइम तो मॉडलिंग में से बाहर निकलना है ना? निकलना है, डेफिनेटली निकलना है, वो तो है। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ आस्ते आस्ते एक्टिंग की तरफ भी जाऊँ। अभी ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है, उसके बाद और भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। एक्चुअली ये निकल आए ना, एक बड़े स्केल की चीज जब निकल आती है तो उसके बाद फिर उससे भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। ऐसा ही है। अच्छा ईमान, क्या करने गई थी दुबई? मैं गई थी शॉपिंग का ना, मैंने मुक्का मार देना क्योंकि फिर मुझे क्यों नहीं लेके गई? दोनों घूमती रहती, वेलियां खाती रहती, जैसे हम वैसे लाहौर में भी कभी कभी खा लेते हैं वेलियां। मैं गई थी, शूट था मेरा, 2 गाने मैं करके आई हूँ। 4 दिनों में 2 गाने शूट भी कर रहे हैं? हाँ, मैंने 2 दिन में किए। अच्छा, ओके। हाँ, एक दिन में एक किया, फिर दूसरे दिन में दूसरा किया। हाँ। तो एक मैं कर रही हूँ कोई 1 वीक तक रिलीज, फिर एक मैं ईद पे करूँगी। ईद के 8 दिन मैं 8 दिन के बाद मैं लंदन जा रही हूँ, वहाँ पे मेरा कॉन्सर्ट है। फिर मैं 2, 3, 4 उधर भी करके आऊँगी। वीडियोस और बाहर क्यों कर रही हो? यहाँ पे तो फिर भी देखो पाकिस्तान में फिर भी मैं इधर भी कर रही हूँ। नहीं, मैं रमजान शरीफ में भी इधर कर रही हूँ। मैं मेरी कोशिश है कि अब 1 मंथ के बाद मेरा न्यू सॉन्ग हर मेरे पास गाना निकलना ज़्यादा पड़ा हुआ है। हाँ, तो मैं चाह रही हूँ कि उसको मैं जल्दी से जल्दी तो ये जो 2 गाने अब आने वाले हैं, जो एक नेक्स्ट आने वाला है और फिर ईद के बाद, ये गाना इतना मज़े का है कि ऐसे हम लोग बैठे हुए थे, जिसने गाना लिखा है साजी अली। तो मैंने कहा भाई देख ले, इतना टाइम हो गया, मैं हुण नहीं मैं तानू कहना कि मेरा गाना लिखो, मैं हुण एंजा तो फिर एंजी सही। मैंने ऐसे कहा एंजा तो फिर हुण एंजी सही। तो उधर से उसने वही लाइन पकड़ के वो गाना, चुप कर जाओ ना, पूरा गाना ना बता ना। मैंने क्या मना किया था? इसकी इतनी बुरी आदत है, चीज रिलीज होने से पहले पूरा भांडा फोड़ देती है। हाँ, उसी सीखो कुछ आदिल से। हाँ, ये बहुत जरूरी है, आपने बताना नहीं है अभी फिलहाल।
एक सरप्राइज देना है एकदम Surprise वो होता कहते हैं धमाका करना है। हाँ, गाने का नाम तो बता ही सकती हूँ ना, वो तो मैंने नहीं वो भी नहीं बताना अभी। अच्छा अरे नहीं नहीं बताना मैंने बता दिया मैं सकती जाऊँ गुजारा? यही हरकतें हैं। नहीं वो यही तो गुजारा बात तो हो गया। गुजारा हो गया ये मेरी तरह ना अपनी दुनिया में रहती है, अपने टेंजेंट पे। मैंने आपको क्या कहा ब्रेक में, मुझे कभी कभी भूल जाता है कि मैं काम पे हूँ, बल्कि 90% हमें याद ही नहीं होता, फिर रोकना पड़ता है अपने आप को। ओए हर बार टीवी पे कहने वाली नहीं होती, कंट्रोल। ऐसे ही। एंड द पॉइंट इज व्यूअर्स, जो हम अभी ब्रेक में हल्की सी बात मैंने टच अपॉन भी की, एंड आदिल डेफिनेटली एग्रीड विद मी कि काम आप हंस के मुस्कुरा के भी कर सकते हैं और सड़ी बूथी बना के भी बिल्कुल कर ऐसे सकते ही हैं। है एग्जैक्टली। अल्लाह का बड़ा करम है हम सबके ऊपर। हाँ। अगर 2 प्रॉब्लम्स या 3 प्रॉब्लम जिंदगी में है तो हजारों चीजें हैं जो जिनमें हमारे पास आसानी है। बिल्कुल बेशक। ऐसे ही। तो व्हाई नॉट एंजॉय योरसेल्फ। एंजॉय चेरिश करना चाहिए हर मोमेंट आपको अपने जिंदगी। हमारा जो काम है वो इतना आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन वही बात है भाई कि ड्रामों की शूट पे 10-10 enjoy 12-12 करके घंटे, फिल्म की बिल्कुल। शूट पे 12-12 एक घंटे। टीवी कमर्शियल के लिए 30 सेकंड्स का होता है, उसके लिए 2-2 दिन लग जाते हैं। यस आप और काम कर रहे होते हैं। 2 मिनट का गाना या 1.5-2 मिनट का गाना होता है, उसमें मैं सच्ची में कहती हूँ कि ये बड़ी हिम्मत है आप लोगों की कि जब आप लोग एक्टिंग करते हो हील पहन के पाँव सूज जाते हैं। अच्छा लोगों को लगता है पेरेंटली कि कि बड़ा ये इजी बड़ा काम है, easy इजी है, काम लेकिन नहीं है easy ये। नहीं है बहुत ये। मुश्किल काम है, बहुत है मुश्किल, बहुत बड़ा मुश्किल पेशेंस, बहुत ज़्यादा आपको पोजेस, वैसे बहुत चीज़ें हैं, एक्टिंग, बिल्कुल। एक्सप्रेशंस। और जब हम ड्रामा Confidence। करते हैं तो यू नो फैन ऑफ होते हैं, बिल्कुल आवाज इसी ना अब जैसे आए। गर्मी आ रही है, गर्मी तो आ 2-3 रही तो अब आर्टिस्ट ऐसे हैं जो बड़े हाँ। एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बड़ा क्लियरली एक बात घूम के कही हुई है कि जी हम ना गर्मियों में नहीं काम करते। तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा क्या कहते हैं, हम ले धड़ाधड़ बाकी सीजन में करते रहते हैं, लेकिन जून जुलाई अगस्त ये और नहीं, जून नहीं। जुलाई में तो हम काम करते ही नहीं है। हाँ। हालतें खराब हो जाती हैं, वो 2 महीने में ऐसा बुरा हाल होता है कि बाकी साल काम करने जोगे नहीं रहते। ऐसे है, ऐसा है। हाँ सो जी। व्यूअर्स, आप जो देखते हैं ना प्रोजेक्ट्स ऑन एयर जिसमें आपको बड़े ग्लैमरस लुक नजर आ रही होती है, लड़का बड़ा हैंडसम है, कोट पहना हुआ है और बड़ा मतलब वो सूटेड बूटेड गुड लुकिंग लग रहा है, लड़की भी बड़ी तैयार हुई हुई है, उसके पीछे कितने जतन करने पड़ते हैं, बहुत सही ज़्यादा। बात क्या है, टाइम। और सर्दियों में कभी कभी हम लोगों ने ऐसे कपड़े पहने होते हैं जो हम अभी पहन के बैठे हुए हैं, क्योंकि ड्रामा ऑन एयर उस टाइम पे जाना होता है जब विंटर के कपड़े नहीं पहनने होते और ठुठर रहे होते हैं और मरने वाला हाल हो जाता है। अभी मेरे साथ यही हुआ है, मूवी का जो सीक्वेंस था वो जनवरी में और दिसंबर में था, दिसंबर से स्टार्ट हुआ, जनवरी तक एंड हुआ, तो हम लोग समर का दिखाना था सीक्वेंस, समरी कपड़े पहने हुए थे सारे हम लोगों ने। और आपने ये देखे ना, जब सर्दी तो लगती है तो दांत बुरा और हाल वैसे था, मगर फॉग आपको चल रही है कंट्रोल करना बाहर और पड़ता है। हाँ बहुत बुरा हाल था इसी तरह। अगर manage बंदा करना कंट्रोल पड़ता ना करे फिर कैसे फिर वो ईमान फातिमा बन जाता है। फिर हमारा तो वही प्रोफेशनल यही है ना। अच्छा, आई जस्ट वांट टू नो फ्यूचर प्लान्स क्विकली, फ्यूचर प्लान्स मेरी जान। इंशाल्लाह मेरा एक सीरियल आने वाला है, उस पे काम चल रहा है, तो बहुत जल्दी वो उस पे नजर आऊंगी इंशाल्लाह। 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 2 मेरे गाने। मेरे 2 नहीं, मेरे बहुत ज्यादा गाने आ रहे हैं। यानी कि मुझे सुनने शादी भी- का आ रहा है, फिर बड़े आ रहे हैं। दूसरी शादी का या नहीं, मेरा नहीं। अच्छा किसी और, वो आदिल मैं की शादी सबके पे। लिए, सबके लिए मेरी है। शादी पे हाँ, नहीं, वो, हाँ। स्पेशल किस्म का सॉन्ग आदिल, ठीक है। ये Release तो हमें करें। समझ आ गई उसमें कि फुफियाँ चाचियाँ ताइयाँ सारे रिश्ते मैंने डाल दिए। मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि अगर शुरू हुई तो रुकूंगी नहीं, शो के बाद बाकी असल सब में कुछ डाले कहूंगी। हैं। आदिल मैं तो इधर आने वो बाबू अच्छा, नहीं अच्छा। हम लोग नहीं बात करने देंगे, फिर बाद में करें कि बुला के दोनों अपने साथ एक दूसरे के साथ ही लगी रही थी, ठीक है ना। तो आदिल ये बताइए कि आपके फ्यूचर प्लान्स, लोग कहते हैं ना बड़े होकर क्या बनोगे, तो आप बड़े होकर आप शौहर तो बनने जा रहे हैं जी बिल्कुल ऐसा ही है, इंशाल्लाह। एंड देन ये प्रोजेक्ट मेरा मूवी का शौक प्रोजेक्ट ना चल कर। रहा है, ब्रांड शूट चल रहे हैं साथ साथ, जो ईद आ रही है, ईद के लिए कलेक्शंस वगैरह भी वो उसके लिए भी काम कर रहा हूँ, शलवार कमीज। शादी है कब? different। मेरी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह। वाओ, इंशाल्लाह। 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 तुम्हारा फरवरी का कहा था, ये साल के एंड में शादी कर रहे हैं, हाँ, डन हो गया। बिल्कुल चलो ऐसे ही बेस्ट है। ऑफ लक विद Thank you इस so शो much, से मुझे thank लगता है शादियां ही होती हैं सबकी। इधर शोज भी शादियों वाले ही होते हैं। Family शादियां शादी। होती हैं और इस अब कह ही देती हूँ, और होस्ट के बच्चे होते जाते हैं, समझ नहीं आती। इट्स द फनीएस्ट थिंग। बट अच्छी चीज है ना। और मैं एक मजे की बात बताऊं, मुझसे पहले भी जो 2 होस्ट थी उनके भी बेबीज हुए, तो शो के होते ना, तो जब मैं आई तो मुझे क्लियरली कहा गया अब ये ना कहना कि तुम्हारा भी बेबी होने, और कुछ ही महीनों के बाद आई वाज एक्सपेक्टिंग, मैंने कहा यार और हसन साहब पैदा हो गए। सो यू नो इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स, अल्लाह का बड़ा करम है। देखो मुबारक सेट है, कम से कम यहाँ से जाके डिजास्टर तो नहीं होते, बिल्कुल अल्लाह का ऐसे ही। शुक्र है, अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। सो आप लोगों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। थैंक यू सो मच। Bless you. Same बेस्ट here. ऑफ लक विद एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। किचन में माहम क्या कारनामे अंजाम दिए हैं आपने? बहुत चिकन रेडी है, ऊपर से हमने पीनट्स डाल दिए फॉर अ क्रंच फॉर टेस्ट, और वाइट राइस के साथ हमने सर्व किया। और आज क्योंकि कंग पाओ ईमान फातिमा भी हमारे साथ है, तो कंग पाओ हमें क्या सुनाओगी शो क्लोज करते हुए? थैंक यू सो मच माहम बेटा। जो आप Bless. बोलेंगी वही सुना दूंगी। नहीं बातें ना सुनाना, खड़ी गाना खड़ी सुना नहीं, बातें तुम तेरी सुना चुके, आप गाना सुना दो। ओवर टू यू मेरी जान।